बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं हसन, आपका फ़िज़िक्स टीचर। आज हम स्टडी करेंगे फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ के बारे में। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। अब फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ क्या होती हैं स्टूडेंट्स? सबसे पहले मैं आपसे पूछता हूँ, सपोज़ करें एक शख्स बहुत नेक है और मैं आपसे पूछता हूँ कि भाई बताओ ये कितना नेक है। आप मुझे कहेंगे सर ये बहुत ज़्यादा नेक है, या आप कहेंगे सर ये बिल्कुल भी नेक नहीं है या कम नेक है। एग्जैक्ट बताओ वो कितना नेक है। अब आप ये थोड़ी ना कहेंगे कि सर 3.56 या सर ये बहुत ज़्यादा नेक है 9.87, ऐसी थोड़ी ना कहेंगे। इसका मतलब बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं लाइफ में जिनको हम मैयर नहीं कर सकते, तो फिर फिज़िक्स में तो उनको पढ़ने का फ़ायदा ही नहीं है। तो इसमें वो चीज़ें पढ़ेंगे जिनको हम मैयर कर सकते हैं, उन्हें हम बोलते हैं फिज़िकल क्वांटिटीज़। मिसाल के तौर पे हम दीवार का एरिया फाइंड आउट कर सकते हैं, हम किसी चीज़ की लेंथ फाइंड आउट कर सकते हैं, हम किसी चीज़ का मैस फाइंड आउट कर सकते हैं। ये लेंथ, मैस, एरिया, वॉल्यूम, ये सारी की सारी मैयरेबल क्वांटिटीज़ हैं। इन्हीं को हम फिज़िकल क्वांटिटीज़ कहेंगे। इसके बाद फिज़िकल क्वांटिटीज़ को हम दो पोर्शंस में डिवाइड करते हैं। एक को हम कहेंगे बेस क्वांटिटी और दूसरी को हम कहेंगे डिराइव्ड क्वांटिटी। अभी दोनों को हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले बेस क्वांटिटी। सम टाइम कोई क्वांटिटी इतनी सिंपल होती है कि उसको आप डिफाइन भी नहीं कर सकते, वो ऑलरेडी इतनी सिंपल है। मिसाल के तौर पर अगर मैं आपसे पूछूं कि ये अल्फ़ाबेट ए जो है ये क्या होता है, आप कहेंगे बस सर ये ए ही होता है। आप इसको कुछ भी नहीं बता सकते क्योंकि वो ऑलरेडी इतना सिंपल है, वो एक तो लेटर है। लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं कि एप्पल क्या है, तो आप कहेंगे कि सर एप्पल एक वर्ड है जो APPLE से मिलकर बना है। तो बड़ी चीज़ों को डिफ़ाइन किया जा सकता है, लेकिन छोटी चीज़ जो बिल्कुल बेसिक हो उसको क्या डिफ़ाइन करेंगे। बिल्कुल ऐसे ही फिज़िक्स में भी कुछ ऐसी चीज़ें हैं। मिसाल के तौर पर मैं आपको कहता हूँ कि लेंथ क्या है। अब लेंथ जो है वो दो पॉइंट के दरमियान आपने उसको डिफ़ाइन करना है। मैयर करना तो आसान है, डिफ़ाइन करना है। तो आप क्या कहेंगे कि सर दो पॉइंट्स के दरमियान जो फासला होता है उसको हम लेंथ कहते हैं। तो फासला क्या होता है, वो भी तो एक लेंथ है। तो इसका मतलब यह है कि इसको डिफाइन करना मुमकिन नहीं है। तो यही इनकी डेफिनेशन है कि बेस क्वांटिटीज वो होती हैं विच कैन नॉट बी डिफाइंड इन टर्म्स ऑफ अदर फिजिकल क्वांटिटीज, जिनको हम दूसरी फिजिकल क्वांटिटीज की टर्म में डिफाइन न कर सकें। अब कौन सी फिजिकल क्वांटिटीज हैं जिनको हमने बेस क्वांटिटीज बनाया है? तीन क्वांटिटीज हैं जिनको हम बेसिक समझते थे, लेंथ, टाइम और मैस। ये बिल्कुल बेसिक हैं। फिर वक्त के साथ साथ फिर हमें मज़ीद क्वांटिटीज़ चाहिए थी, फिर हमने चार मज़ीद क्वांटिटीज़ इसमें ऐड की। इनमें टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट, लाइट इंटेंसिटी, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, मादे की जो मिकदार है, ये क्वांटिटीज़ शामिल हैं। ये हमारे पास 7 क्वांटिटीज़ हैं जिनको हमने बेसिक क्वांटिटीज़ कहा है। आज के बाद जितनी क्वांटिटीज़ हैं हम इन्हीं 7 क्वांटिटीज़ की टर्म्स में डिफाइन करेंगे। तो पहली बात जो बेस क्वांटिटी के बारे में आपने याद रखनी है कि बेस क्वांटिटी क्या है। ये टोटल 7 है। और दूसरी बात, ये जितनी भी बेस क्वांटिटीज़ हैं ये सब की सब क्वांटिटीज़ स्केलर हैं। तो यहाँ से आप एक क्लू दे सकते हैं कि स्केलर क्वांटिटीज़ जो हैं यूजुअली हम बेस क्वांटिटीज़ को कहते हैं। बेस क्वांटिटीज़ को हमने कंसिडर किया हुआ है। अब हम नेक्स्ट देखते हैं डिराइव्ड क्वांटिटीज़। अब डिराइव्ड क्वांटिटीज़ के लिए सबसे पहले मैं एक एग्जांपल देता हूँ आपको, फिर इसको डिफाइन करते हैं। अब जो स्पीड है, स्पीड जो है वो हमारे पास बराबर होती है डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम। अब डिस्टेंस किसे हम बोलते हैं,
जो दो पॉइंट्स के दरमियान लेंथ होती है उसे हम डिस्टेंस कहेंगे। और टाइम का आपको पता है, तो लेंथ क्या है, ये एक बेस क्वांटिटी है। और टाइम क्या है, टाइम भी एक बेस क्वांटिटी है। और देखो, हमने दो बेस क्वांटिटीज को डिवाइड किया तो हमारे पास एक नई क्वांटिटी आई जिसको हमने नाम दिया स्पीड। उसको हम डिराइव क्वांटिटी कहेंगे, क्योंकि ये बेस नहीं है, ये इन दो बेस क्वांटिटीज से मिलके बनी है, तो इसलिए हम इसको डिराइव्ड क्वांटिटी कहेंगे। डिराइव क्वांटिटी जो बेस क्वांटिटी से मिलके बने। तो फिर हम कह सकते हैं कि डिराइव क्वांटिटी विच आर डिफाइंड इन टर्म्स ऑफ अदर फिजिकल क्वांटिटीज, ये वो हैं जिनको दूसरी फिजिकल क्वांटिटीज की टर्म्स में डिफाइन किया जा सकता है। ये तो हो गई डिराइव क्वांटिटीज की डेफिनेशन। अब डिराइव क्वांटिटीज में क्या आ जाता है, अब एग्जाम्पल के तौर पे स्पीड, एक्सेलरेशन है और फोर्स वगैरह शामिल हैं। ये सारी की सारी क्वांटिटीज जो हैं ये दूसरी फिजिकल क्वांटिटीज से मिलकर बनी है, इनको हम डिराइव क्वांटिटीज कहते हैं। दूसरी पार्ट डिराइव क्वांटिटीज जो हैं ये हमारे पास अनलिमिटेड हैं, रोज़ाना की बेस पे डिस्कवर हो रही हैं। तो स्टूडेंट्स, अभी हम नेक्स्ट चलते हैं, मेजरमेंट कैसे करनी है बेस क्वांटिटी की। मेजरमेंट ऑफ अ बेस क्वांटिटी, ये एक शॉर्ट क्वेश्चन है। मेजरमेंट ऑफ अ बेस क्वांटिटी इन्वॉल्व्स टू स्टेप्स, 1 चॉइस ऑफ स्टैंडर्ड, 2 प्रोसीजर फॉर कंपेयरिंग। किसी भी बेस क्वांटिटी को मेजर करने के लिए आपको दो स्टेप चाहिए। पहला जो है वो है चॉइस ऑफ स्टैंडर्ड, आपको कोई ना कोई स्टैंडर्ड चूज करना पड़ेगा। मिसाल के तौर पर हमारे पास टेम्परेचर जो है वो एक बेस क्वांटिटी है और आपने इस टेम्परेचर को मेजर करना है, तो सबसे पहले आपको एक स्टैंडर्ड चूज करना पड़ेगा उसको मेजर करने के लिए। मिसाल के तौर पर हम मरकरी चूज़ करते हैं क्योंकि हमारे थर्मामीटर्स में मरकरी होता है, क्योंकि मरकरी में कुछ ऐसी ज़बरदस्त बातें होती हैं जो बाकी लिक्विड्स में नहीं है। स्टैंडर्ड जो है वो ज़रूरी है। और दूसरी बात, प्रोसीजर फॉर कंपेयरिंग विद द स्टैंडर्ड। मैं एक मिसाल देता हूँ इसकी। फॉर एग्जांपल, आपने मैस मेजर करना है, आपने इसके लिए किलो का एक बाट जो है, वेट जो है वो आपने बना लिया है, लेकिन क्या जब तक तराजू नहीं होगा तो क्या आप उसको मेजर कर सकेंगे? कभी भी नहीं मेजर कर सकेंगे। तो इसका मतलब यह है कि हमने एक मैस तो बना लिया 1 kg का, लेकिन उसके बाद हमने क्या करना है, उसको मेजर करना है। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें एक प्रोसीजर बनाना पड़ेगा। जैसे हमारे पास एक तराजू होगा, फिर हम उसको मेजर करेंगे, हम एक पूरा प्रोसीजर बनाएंगे। अब जो हमारा स्टैंडर्ड है इसमें भी दो चीज़ें होनी चाहिए। व्हाट इज़ एन आइडियल स्टैंडर्ड। अब एक अच्छा स्टैंडर्ड जो होगा उसमें दो बातें होंगी, एक एक्सेसिबल और दूसरा इनवेरिएबल। अब एक्सेसिबल क्या है कि हर एक की पहुंच में हो। मिसाल के तौर पर अगर मैं यूरेनियम को किसी भी चीज़ में स्टैंडर्ड रखूं तो क्या हर मुल्क में यूरेनियम निकल सकता है? ये तो बड़ा मसला हो जाएगा। इसी तरह अगर मैं लोहे का बाट बनाऊं कि ये अब 1 किलो है, तो वो तो सारी दुनिया के पास लोहा है, तो वो हर एक के एक्सेस में है। तो एक स्टैंडर्ड ऐसा होना चाहिए जो सबकी पहुंच में हो, एक्सेसिबल। और नंबर 2, इनवेरिएबल। इनवेरिएबल का मतलब चेंज ना हो। मिसाल के तौर पर अगर मैं कहता हूँ कि आज के बाद 1 इंच जो है वो अंगूठे का एक जो पोर्शन है वो हो। अब हर बंदे के पास अंगूठा है, अब हर बंदे के पास पैमाइश तो है, लेकिन हर बंदे के अंगूठे की लंबाई डिफरेंट होती है। अब ये एक्सेसिबल तो बहुत हुआ, लेकिन ये हर बंदे का इंच भी डिफरेंट हुआ।
तो अब हम इसको अच्छा स्टैंडर्ड नहीं कहेंगे, इसलिए हमारे पास जो आइडियल स्टैंडर्ड होना चाहिए वो इनवेरिएबल होना चाहिए, जो फिक्स हो, उसके अंदर तब्दीली ना आए। तो अब स्टूडेंट्स नेक्स्ट, व्हाट अ फिजिकल क्वांटिटी पोजेस्ड। अब फिजिकल क्वांटिटीज में क्या क्या आ जाता है। अब ये सारी बातें मैं शॉर्ट क्वेश्चन की फॉर्म में दे रहा हूं ताकि थ्योरी के साथ साथ आपके शॉर्ट क्वेश्चंस भी रेडी हों। अब एक फिजिकल क्वांटिटीज में दो चीजें आएंगी, याद रखिएगा। अब फिजिकल क्वांटिटीज में एक चीज आएगी न्यूमेरिकल वैल्यू यानी मैग्नीट्यूड, और दूसरी चीज फिजिकल क्वांटिटी में आएगी उस न्यूमेरिकल वैल्यू के साथ उसका यूनिट। तो अब फिजिकल क्वांटिटी में क्या क्या चीजें होनी चाहिए, एक तो उसकी मैग्नीट्यूड और दूसरी चीज उसका यूनिट। अब एक चीज और भी याद रखनी है कि मैग्नीट्यूड और यूनिट आपस में एक दूसरे के साथ रिलेटेड भी हो सकते हैं, एक दूसरे में फर्क भी डाल सकते हैं। याद रखिएगा कि यूनिट और मैग्नीट्यूड का आपस में इनवर्स रिलेशन होता है। पहले तो मैं बताता हूं कि यूनिट और मैग्नीट्यूड ये दोनों चीजें क्यों जरूरी हैं। इन यूनिट और मैग्नीट्यूड के बगैर किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को डिफाइन नहीं किया जा सकता, ना ही डिस्क्राइब किया जा सकता है। मिसाल के तौर पर मैं कहता हूं कि मेरी हाइट जो है वो 6 है। अब मैंने आपको 6 तो बता दिया है, ये 6 क्या है, ये मैग्नीट्यूड है। अब मैग्नीट्यूड इज गिवन, लेकिन आप पूछेंगे सर 6 क्या, 6 किलोमीटर तो नहीं है हाइट आपकी, या आपकी 6 फीट है। तो जब मैं यूनिट आपको नहीं बताऊंगा तो तब तक आपको हाइट का पता नहीं चलेगा। तो इसका मतलब विदाउट यूनिट you are not able to convey the full meaning of the sentence। अब जरा देखिए नेक्स्ट चीज, अगर मैं आप कहूं कि मेरी हाइट डैश फीट है, अब मैंने यूनिट बता दिया, अब यूनिट तो बता दिया लेकिन मैग्नीट्यूड नहीं बताई। अभी भी आपको बात सही तरह नहीं समझ आ रही कि पता नहीं सर क्या कहना चाह रहे हैं। अब तीसरी बात देखिएगा, अगर मैं कहूं कि मेरी हाइट जो है वो 6 लीटर्स है। अब आप कहेंगे कि सर ये क्या बात हुई, हालांकि मैग्नीट्यूड है, यूनिट भी मौजूद है, तो क्या मीनिंग कन्वे हुआ, अभी भी नहीं हुआ। तो इसका मतलब यह है कि मैग्नीट्यूड के साथ साथ यूनिट होना चाहिए, बल्कि यूनिट जो है वो एप्रोप्रिएट भी होना चाहिए, मुनासिब होना चाहिए। मतलब ये है कि उस फिजिकल क्वांटिटी का ही होना चाहिए ताकि उसका मतलब जो है वो समझ आ सके। तो ये हमारे पास दो बातें हो गई कि एक मैग्नीट्यूड भी ज़रूरी है और उसका यूनिट भी ज़रूरी है जो कि मुनासिब हो। अब एक चीज़ और समझते हैं, मिसाल के तौर पे मैंने 3 किलोमीटर सफ़र किया। अब देखें मैग्नीट्यूड क्या है 3 और यूनिट क्या है किलोमीटर। तो अगर कोई कहता है कि सर मीटर्स में बताएं, अब मैं मीटर्स में बताऊंगा तो मैं कहूँगा कि 3000 मीटर ट्रैवल किया। तो जैसे ही मैं छोटे यूनिट पर आया तो मेरा जो मैग्नीट्यूड है वो बढ़ गया। तो ये मैं कह रहा हूँ कि यूनिट और मैग्नीट्यूड का आपस में इनवर्स रिलेशन है कि अगर आप छोटे यूनिट पे आएंगे तो मैग्नीट्यूड बढ़ जाएगी, अगर आप छोटी मैग्नीट्यूड होगी तो उसका यूनिट बड़ा होगा। अब हमने यूनिट तो पढ़ लिया, अब इसको देखते हैं कि कौन कौन से हमारे पास यूनिट्स हैं और हम इनको कैसे मेजर कर सकते हैं। तो आइए स्टूडेंट्स अब ज़रा डिस्कस करते हैं कि यूनिट क्या होता है। यूनिट के बारे में आपने 3 वर्ड्स याद रखने हैं कि यूनिट जो है वो डेफिनेट होना चाहिए, फिक्स होना चाहिए और स्टैंडर्ड होना चाहिए। तो किसी भी क्वांटिटी को मेजर करने के लिए
यूनिट डिफाइनाइट हो, फिक्स हो और स्टैंडर्ड हो। अब जो बेस क्वांटिटीज़ हमने पढ़ी हैं, अब इनकी यूनिट्स देखते हैं कि इनकी यूनिट्स कौन कौन से हैं। आइए हम थोड़ा सा हिस्ट्री में जाते हैं। जब हम यूनिट्स की बात करते हैं, जैसे हमने लेंथ मेजर करनी है, कोई भी हम यूनिट्स डिसाइड करते हैं तो सारी ग्रेडिंग उस यूनिट में होगी। अब पुराने ज़माने में एक यूनिट चलता था ब्रिटिश में, जिससे हम कहते थे इम्पीरियल यूनिट। इम्पीरियल यूनिट्स इसलिए कहते थे क्योंकि किंग्स जो थे, बादशाह जो थे, इनकी सल्तनत या इनके एम्पायर्स में चलता था। एक और बात, इनको हम इंग्लिश यूनिट भी कहते हैं क्योंकि ब्रिटेन जो हैं, जो ब्रिटिश पीपल हैं, उनको हम इंग्लिश भी कहते हैं, तो इस वजह से इसे इंग्लिश यूनिट भी कहते हैं। अब ये यूनिट क्या थे, ये आपकी बुक में नहीं है, लेकिन थोड़ा सा आइडिया हो कि यूनिट की अहमियत का, ताकि आपके थोड़ा सा इल्म में आ जाए। अब एक इंच जो था, आपने सुना होगा, ये इम्पीरियल यूनिट है। इंच एक इम्पीरियल यूनिट है, फुट एक इम्पीरियल यूनिट है और यार्ड भी एक इम्पीरियल यूनिट है। अब ये सारे यूनिट लेंथ के हैं। अब ज़रा देखें इंच की डेफिनेशन क्या थी कि किसी भी शख्स जो है, इसके जो उंगली है, इसकी जो लाइन है, इस तक जो एक पोर्शन है, इसकी लंबाई जो है वो 1 इंच थी। अब हर बंदे की ये लंबाई डिफरेंट थी, तो अब ये तो स्टैंडर्ड यूनिट ना हुआ। इसी तरह एक किसी भी शख्स के, किसी भी अडल्ट पर्सन के जो पाँव की लंबाई है, 1 फुट की लंबाई है, उसे हम 1 फीट कहते हैं। अब ये भी पर्सन टू पर्सन वेरी करेगा। इसी तरह यार्ड की जब हम बात करते हैं, तो किसी भी शख्स के पूरे बाजू की लंबाई को हम यार्ड कहेंगे। अब आप देख रहे हैं कि इन यूनिट से हम लोगों का इस्तेहसाल कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर अगर मैं कपड़ा बेच रहा हूँ गज के हिसाब से, यार्ड के हिसाब से, तो वहाँ मैं एक छोटा बच्चा जो है उसको दुकान पे खड़ा कर दूँ, उसके बाजू की लंबाई छोटी होगी, तो वो जितना भी कपड़ा दे देगा तो काफ़ी सारा कपड़ा बचेगा। तो लोग चाहते थे कि एक ऐसा यूनिट हो जो हर जगह एप्लीकेबल हो, तो फिर सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट्स आए, जिनको हम SI यूनिट्स कहते हैं। व्हाट आर द बेस यूनिट्स? अब बेस यूनिट्स क्या हैं? जैसा कि नाम से जाहिर हो रहा है कि बेस क्वांटिटीज़ के जो यूनिट्स होंगे उनको हम बेस यूनिट्स कहेंगे। जो 7 क्वांटिटीज़ हमने पढ़ी हैं, जिनको हम बेस क्वांटिटीज़ कहते हैं, उनके जो यूनिट्स होंगे उनको हम बेस यूनिट्स कहेंगे। तो यहाँ से इसकी डेफिनेशन के यूनिट्स ऑफ बेस क्वांटिटी। अब बेस क्वांटिटीज़ क्या थी कि जिनकी डेफिनेशन दूसरी क्वांटिटीज़ की बेस पर नहीं हो सकती थी, तो बेस यूनिट्स के बारे में हम यही कहेंगे कि विच कैन नॉट बी डिफाइंड इन टर्म्स ऑफ अदर यूनिट्स। अब ज़रा देखें, लेंथ का यूनिट बताना है। अब लेंथ का यूनिट इंच भी हो सकता है, फुट भी हो सकता है, यार्ड भी हो सकता है, लेकिन वो सारे यूनिट्स पुराने थे, वो मना कर दिए गए कि वो तो पर्सन टू पर्सन वेरी करते हैं, हमें एक स्टैंडर्ड चाहिए था। अब ऐसा स्टैंडर्ड आएगा जो पूरी दुनिया में राइज होगा, और वो स्टैंडर्ड है लेंथ का मीटर। यानी आज के बाद लेंथ का जो यूनिट होगा वो मीटर होगा, जिससे हम m से डिनोट करते हैं। टाइम का जो स्टैंडर्ड यूनिट है वो सेकंड है, जिसको हम s से डिनोट करते हैं। मैथ का जो स्टैंडर्ड यूनिट है वो है किलोग्राम, जिसे हम kg कहते हैं। टेम्परेचर का टेम्परेचर डिग्री सेंटीग्रेड में भी है, डिग्री फ़ारेनहाइट में भी है, लेकिन जो स्टैंडर्ड यूनिट हमने लेना है टेम्परेचर का वो है केल्विन, जिसको हम K से डिनोट करेंगे। इलेक्ट्रिक करंट का जो यूनिट है वो एम्पेयर है।
जिसे साइंटिस्ट एम्पेयर के नाम पे दिया गया, ए से डिनोट करेंगे। इसी तरह लाइट का जो यूनिट है जिससे हम कैंडेला CD कहेंगे। कैंडल लाइट होती है, तो उसी बेस पे नाम दिया हुआ है CD कैंडेला। और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, इसका यूनिट है मोल, इसको हम MOL लिखेंगे। तो अब यहाँ पे देखें कि बेस क्वांटिटी 7 थी, तो अब हमारे पास जो बेस यूनिट्स हो गए वो भी 7 हो गए। अब मज़े की बात बताऊं कि पूरी दुनिया में 3 ममालिक ऐसे हैं जिन्होंने बेस यूनिट्स अपनाने से इनकार कर दिया, और वो अभी भी इंच, फुट और यार्ड में कैलकुलेशंस करते हैं। और अगर आप कहीं पर भी जाएं या आप में से कोई भी बच्चा US से गया हो, तो उसने देखा होगा कि अमेरिका के अंदर जितने भी साइंस आपको नज़र आएंगे वो किलोमीटर्स में नहीं होंगे बल्कि माइल्स में होंगे। और किलोमीटर्स आपको पाकिस्तान में हर कहीं नज़र आएगा, मोटरवे पे, रोड पे, क्योंकि SI यूनिट्स पाकिस्तान ने अडॉप्ट किए हैं। और अमेरिका एक ऐसा मुल्क है जिसमें म्यांमार और लाइबेरिया, ये 3 ममालिक ऐसे हैं जिन्होंने अभी तक SI यूनिट एक्सेप्ट नहीं किए। वो अभी तक इंच, यार्ड और फीट और माइल्स, फरलॉन्ग, इन चीज़ों को चला रहे हैं, एम्पीरियल यूनिट्स को। अब दूसरी इम्पॉर्टेंट बात जो बच्चे पूछते हैं कि किसी के साथ फ्री फिक्स नहीं है, लेकिन अब खाली मीटर है, किलोमीटर नहीं है, सेकंड है, मिली सेकंड नहीं है, इसी तरह अम्पेयर है, किलो अम्पेयर नहीं है। लेकिन जब हम यहाँ बात करते हैं मैस की, तो मैस में किलोग्राम है, तो किलो कहाँ से आ गया, बाकियों में तो किलो नहीं है। यह भी बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। तो इसका बेटा आंसर ये है कि जब हमने SI यूनिट्स किए तो हमने कोशिश ये की कि ऐसे यूनिट्स होने चाहिए जो इंसान यानी ह्यूमंस के करीब हों। आपकी हाइट जो है वो मीटर्स में आप लें तो नॉर्मली जो है 1.8 या 2 मीटर तक होती है। इसी तरह सेकंड जो है, मिली सेकंड बहुत छोटा हो जाता है। अब यूजली जो हम टाइम परसीव कर सकते हैं माइंड के थ्रू, वो हमारे पास 1 सेकंड है। इसी तरह जो मैस है, हम ह्यूमन स्केल पे देखें तो अगर हम ग्राम करते हैं तो वो बहुत छोटा यूनिट हो जाएगा। किलोग्राम जो है वो ज़्यादा कंपेटिबल है। अब ज़रा देखते हैं क्या बेस यूनिट्स के अलावा भी कोई यूनिट्स हैं। तो इन यूनिट्स को हम कहते हैं डिराइव यूनिट्स। अब इनको कैसे डिफाइन करेंगे? बड़ी सिंपल डेफिनेशन है। डिराइव यूनिट किसके यूनिट्स होते हैं? डिराइव क्वांटिटीज़ के। तो आप कहेंगे कि यूनिट्स ऑफ डिराइव्ड क्वांटिटीज़, और फिर हम इसको यूं भी डिफाइन कर सकते हैं कि ये वो यूनिट्स हैं जिनकी डेफिनेशन, क्योंकि डिराइव क्वांटिटीज़ क्या थी, जिनकी डेफिनेशन दूसरों पर की जा सके, तो फिर डिराइव यूनिट्स कैन बी डिफाइंड इन टर्म्स ऑफ अदर यूनिट्स। अब ज़रा कुछ डिराइव यूनिट्स देख लेते हैं। अब जैसे मैंने पहले बात की है कि डिराइव क्वांटिटीज़ जो हैं इनकी तादाद फिक्स नहीं है, बल्कि ये अनलिमिटेड हैं। कुछ मैंने आपको एग्जांपल भी दी थी, मास, एक्सेलरेशन, फोर्स वगैरह। तो अब डिराइव यूनिट्स जो हैं वो भी फिक्स नहीं है, वो भी अनलिमिटेड हैं। तो डिराइव यूनिट्स जो हुए वो अनलिमिटेड हुए। अब मैं यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स के तौर पर यहाँ पे उनके यूनिट्स दिखाऊंगा। मिसाल के तौर पे हमारे पास है एरिया। अब क्या ट्रिक है कि मुझे इनके यूनिट्स पता हों? सिंपल है, अगर आपको
किसी भी चीज़ का यूनिट पता करना हो तो आपको उसका फार्मूला पता होना चाहिए। अब ज़रा देखते हैं नंबर 1 एरिया। अब एरिया किसके बराबर होता है? एरिया इज इक्वल टू लेंथ इंटू विड्थ। अब लेंथ क्या होती है? मीटर, और विड्थ क्या होती है? वो भी मीटर। तो मीटर इंटू मीटर क्या हुआ? मीटर स्क्वायर। तो अब एरिया का यूनिट हो गया मीटर स्क्वायर। इसी तरह वॉल्यूम क्या होता है? लेंथ इंटू विड्थ इंटू हाइट। अब मीटर इंटू मीटर इंटू मीटर, तो ये हमारे पास मीटर क्यूब। अब स्पीड या वेलोसिटी। अब स्पीड क्या होती है? डिस्टेंस ओवर टाइम। डिस्टेंस का यूनिट क्या होता है? मीटर। टाइम का यूनिट क्या होता है? सेकंड। तो क्या बना? मीटर पर सेकंड। अब स्पीड और वेलोसिटी का यूनिट सेम होगा, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं मीटर पर सेकंड। अब एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन या जी ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, इनके यूनिट सेम होंगे। अब एक्सेलरेशन क्या होता है? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। अब स्पीड और वेलोसिटी एक ही चीज़ है, इसका यूनिट मैंने ऊपर निकाला है मीटर पर सेकंड, और नीचे किसका यूनिट आना है? टाइम का। टाइम किस में होता है? सेकंड। तो हमारे पास आ जाएगा मीटर, ये सेकंड ऊपर जाएगा तो ये माइनस हो जाएगा, तो ये हमारे पास आ जाएगा मीटर पर सेकंड, या इसको मीटर पर सेकंड स्क्वायर भी लिखते हैं। अब फोर्स फाइंड करनी है। फोर्स, टेंशन या वेट, इनके यूनिट सेम होंगे। अब फोर्स के लिए कोई फार्मूला ज़हन में आता है? न्यूटन सेकंड लॉ, F इज इक्वल टू ma। अब मैस क्या है? किलोग्राम। और एक्सेलरेशन, इसका अभी हमने यूनिट निकाला है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। याद रखिएगा कि न्यूटन का फोर्स पर बहुत ज़्यादा काम था, तो इसी को हम न्यूटन भी कहते हैं, ये भी इसका यूनिट है। अब नेक्स्ट है हमारे पास वॉल्यूम। अब वॉल्यूम क्या है? लेंथ इंटू विड्थ इंटू हाइट, मीटर इंटू मीटर इंटू मीटर, मीटर क्यूब। अब जो वर्क है, वर्क या टॉर्क या एनर्जी या काइनेटिक एनर्जी या पोटेंशियल एनर्जी, इन सब के यूनिट्स सेम होंगे। तो हमारे पास वर्क का क्या फार्मूला है? W इज इक्वल टू एफ डी, फोर्स इंटू डिस्टेंस। अब फोर्स क्या है? न्यूटन, फोर्स का यूनिट है न्यूटन, और डिस्टेंस मीटर में होता है, तो ये न्यूटन मीटर। या न्यूटन की वैल्यू अगर मैं पुट कर लूँ तो हमने अभी पढ़ा है कि न्यूटन बराबर है किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर इंटू मीटर, तो ये हमारे पास आ जाएगा किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। ये दोनों यूनिट हो गए। इसको दूसरा नाम देते हैं एक साइंटिस्ट के नाम पर, जाउल भी कहते हैं, जूल भी कहते हैं, जो मर्जी आप कह दें। इसके बाद है पावर। क्या पावर का फार्मूला हमें मालूम है? यस, हमें पता है वर्क ओवर टाइम। पावर इज इक्वल टू वर्क ओवर टाइम। वर्क ये जाउल ओवर टाइम, सेकंड ये आ जाएगा जाउल पर सेकंड। और अगर मैं जाउल की वैल्यू पुट कर दूं, जाउल की वैल्यू ये भी मैंने ऊपर फाइंड की है किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर डिवाइडेड बाय सेकंड, तो ये सेकंड भी ऊपर चला जाएगा, तो ये बराबर आ जाएगा किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड क्यूब। ये भी इसका यूनिट आ गया। इसको हम कहते हैं वाट, ये भी पावर का यूनिट है।
इसके बाद प्रेशर की बात करते हैं। प्रेशर क्या होता है? प्रेशर हमारे पास है फोर्स पर यूनिट एरिया। अब फोर्स का यूनिट न्यूटन भी है और दूसरा यूनिट भी है। पहले न्यूटन लगा लेते हैं, न्यूटन ओवर एरिया मीटर स्क्वायर के अंदर, तो ये बन जाएगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, या न्यूटन की वैल्यू पुट कर दें। अभी हमने निकाला है न्यूटन, ये हमारे पास आ जाएगा किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर डिवाइडेड बाय मीटर स्क्वायर। ये मीटर ऊपर जाएगा, एक मीटर से ख़त्म हो जाएगा, तो ये हमारे पास आ जाएगा किलोग्राम पर मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और इसको हम पास्कल का नाम भी देते हैं। अब आखिरी चीज़ है चार्ज। अब चार्ज के लिए आपको करंट का फार्मूला पता है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज dQ/dt। अब यहाँ पे चार्ज हमने फाइंड करना है, तो T इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, करंट इनटू टाइम। करंट का यूनिट क्या होता है? एम्पेयर। टाइम का यूनिट क्या होता है? सेकंड। तो ये हमारे पास आ जाएगा एम्पेयर सेकंड, या इसको दूसरा नाम कूलम भी है, इसको हम कूलम भी कहते हैं। अब स्टूडेंट्स, बच्चे एक बड़ा ज़बरदस्त क्वेश्चन पूछते हैं। वो क्वेश्चन ये है कि सर, चार्ज एक बहुत बेसिक चीज़ है, आप उसको डिराइव क्वांटिटी बता रहे हैं, और चार्ज से करंट बनता है, और करंट को आप बेस कह रहे हैं, ये क्या बात हुई? इसको तो डिराइव क्वांटिटी होना चाहिए। बड़ा ज़बरदस्त क्वेश्चन है और अक्सर बच्चों के जहन में होता है। इसका आंसर ये है कि हमारे पास सिर्फ ये बात नहीं है कि चीज़ कितनी बेसिक है, बल्कि हमने ये भी देखना होता है कि उसको मेजर करना कितना आसान है। जब हमने बेस क्वांटिटीज़ बनाई तो हमने कहा कि बेस क्वांटिटी ऐसी होनी चाहिए जिसको मेजर करना भी आसान हो। तो देखो, चार्ज को मेजर करना बहुत मुश्किल है और करंट को मेजर करना ज़्यादा आसान है। करंट को मेजर करने के लिए हमें सिर्फ एक एमीटर चाहिए, एक डिटेक्टर चाहिए, उससे हम करंट जो है वो मेजर कर लेंगे। तो इसका मतलब ये है, क्योंकि ये मेजर करना आसान है, तो मेजर करने की सेंस में देखें तो करंट जो है वो बहुत बेसिक है। अब आप समझ रहे होंगे कि यूनिट्स की दो टाइप हैं, एक बेस यूनिट और दूसरे डिराइव यूनिट्स। इसके अलावा एक और टाइप के यूनिट्स भी हैं जो हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे, और वो हैं सप्लीमेंट्री यूनिट्स। तो स्टूडेंट्स, ये था हमारा आज का लेक्चर। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और अगर आपको कोई चीज़ समझ नहीं आई या कोई क्वेरी है तो आप कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर पूछिएगा, आपको इसका आंसर ज़रूर मिलेगा इंशाल्लाह। अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।